नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान का संवैधानिक विकास। संविधान का कैसे संवैधानिक विकास हुआ उसके बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट, जो ये राजलेख के नाम से जाना जाता था, चार्टर एक्ट के तहत 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में 24 सदस्यीय स्थापना की गई थी। जो चार्टर एक्ट है उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना की गई थी। 24 सदस्य थे उसके अंदर। इन सदस्यों को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया दोस्तों। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य थे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD कहा गया दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूर्वी देशों में महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी उनको 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था महारानी एलिजाबेथ द्वारा। कहाँ पर? पूर्वी देशों में। उसके बाद 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस भारत आए थे तथा उन्होंने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आगरा में जहांगीर से असफल मुलाकात की थी दोस्तों। जहांगीर द्वारा आगरा में विलियम हॉकिंस की असफल मुलाकात हुई यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया था। 1613 में सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। उसके बाद 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जो भारत आए तथा उन्होंने 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की तथा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी दोस्तों सर थॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को, जिससे वो भारत में व्यापार करने की अनुमति उन्होंने प्राप्त कर ली। उसके बाद 1617 में मद्रास के निकट मुसलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया, जो दक्षिणी भारत का प्रथम व्यापारिक केंद्र था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया था दोस्तों 1617 में। कहाँ पर? मद्रास के निकट मुसलीपट्टनम में। 1726 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल, बम्बई व मद्रास तीनों प्रेसिडेंटी में अलग अलग गवर्नर नियुक्त करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों। 1726 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल यानी कोलकाता, बम्बई यानी मुंबई और मद्रास यानी चेन्नई, ये 3 पुराने नाम हैं दोस्तों इनके। ये उस समय प्रेसिडेंटी अलग अलग, मतलब ये अलग अलग यहाँ पर गवर्नर नियुक्त किए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रथम प्रयास किया गया था दोस्तों। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करने आई थी दोस्तों, लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध के समय उन्होंने विचार बनाया कि यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर ली जाए। उन्होंने पहला प्रयास किया था प्लासी के युद्ध में। उसके बाद 1764 में बक्सर युद्ध के उपरांत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर ली। यानी उसके 7 साल बाद में उन्होंने वहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। पहले व्यापार करने आए थे और यहीं पे बस गए। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद आता है दोस्तों
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या होता है इसके अंदर? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा इस एक्ट को स्वीकृत कर इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया दोस्तों। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। यानी इस एक्ट में बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मुंबई, मद्रास में विधि बनाने का अधिकार दिया गया। पहले गवर्नर जनरल का पद सृजित किया, उसके बाद उनको अधिकार दिए कि आप यहाँ पर बंगाल, मुंबई और मद्रास में विधि बनाने यानी कानून बनाने का अधिकार दिया गया उनको। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई दोस्तों। जो गवर्नर जनरल है उनकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे दोस्तों। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इस एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में फोर्ट विलियम ने अपेक्स न्यायालय की स्थापना की थी दोस्तों। इस एक्ट के तहत 1774 में फोर्ट विलियम ने एपेक्स न्यायालय की स्थापना की थी दोस्तों। कौन सा न्यायालय? एपेक्स न्यायालय की स्थापना की थी 1774 में। यह भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं था दोस्तों। यानी ये एक हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट नहीं। यानी इससे भी एक ऊंचा कोर्ट होता था। यह भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। यानी अगर इस न्यायालय का निर्णय आपको स्वीकार नहीं है तो आप इससे मतलब दूसरा निर्णय निकालना चाहते हैं या दूसरे निर्णय के लिए अपील करना चाहते हैं तो प्रीवी काउंसिल लंदन, ब्रिटेन में की जा सकती थी। सर एलिजा इम्पे एपेक्स न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों। जो सर एलिजा इम्पे थे वो एपेक्स न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों। एपेक्स न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करते हुए 1781 में एक्ट ऑफ स्टेटमेंट जारी किया गया दोस्तों, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा में विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों उसमें सुधार करते हुए 1781 में एक्ट ऑफ स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन बंगाल, मुंबई, मद्रास में तो वो पहले से काम करते थे और बिहार और उड़ीसा में भी उनको विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था दोस्तों। इसके बाद आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया दोस्तों। पहले जो सर्वोच्च न्यायालय था वो ब्रिटेन में था दोस्तों। वहाँ पर किसी निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों। अब बारी आती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। जो पिट इंडिया एक्ट है दोस्तों वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। इस एक्ट के तहत पहली बार ईस्ट इंडिया के कार्यों को व्यापारिक व राजनीतिक 2 भागों में विभाजित किया और कंपनी के कार्यों के संबंध में द्वैध शासन या डायरी की लागू किया था दोस्तों। जो इस एक्ट के तहत पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य हैं दोस्तों व्यापारिक व राजनीतिक 2 भागों में बांट दिया।
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करने आई थी, फिर राजनीति करने लग गई, दोनों कार्य करती थी। लेकिन इस एक्ट के तहत उनका जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें इनका व्यापार और राजनीति को दो भागों में विभाजित कर दिया दोस्तों, जिन्हें द्वैध शासन या डायरेक्टली लागू किया गया था। व्यापारिक कार्य कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास यथावत रखे गए थे दोस्तों। जो व्यापारिक कार्य हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन थे दोस्तों? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया था दोस्तों। उनके कार्य उनके पास ही रखे गए थे दोस्तों। राजनीतिक कार्य हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का स्थापना की गई थी दोस्तों। जो राजनीतिक कार्य हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्य हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी राजनीतिक कार्य हेतु। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी निर्धारित की गई। जो ब्रिटिश सम्राट है उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की जानी निर्धारित की गई। इस एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट का आधिपत्य या प्रभुत्व घोषित करते हुए इन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र नाम दे दिया गया। आगे देखिए 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एक अधिकार समाप्त कर दिया गया दोस्तों। भारत में व्यापार करने की छूट अन्य यूरोपीय नागरिकों व कंपनियों को भी प्रदान कर दी गई। जो भारत में व्यापार करने के लिए अन्य छूट जो यूरोपियन नागरिक थे और दूसरी कंपनियां थी उनको भी प्रदान कर दी गई कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो और उनको कमीशन मिल सकता था आराम से। ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने व व्यापार करने की छूट दी गई थी दोस्तों। ईसाई धर्म प्रचारक क्या कहते हैं उनको? मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने व व्यापार करने की छूट दी गई। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि कंपनी सालाना 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च करेगी तथा 20,000 अंग्रेजी सैनिकों पर अपने खर्च पर भारत में रखेगी। इस एक्ट में प्रावधान किया दोस्तों कि 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च करेगी तथा 20,000 अंग्रेजी सैनिक अपने खर्चे पर भारत में रखेगी दोस्तों। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल व प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दिया गया दोस्तों। इसी एक्ट में गवर्नर जनरल व प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। इसके बाद आता है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। घोषणा की गई कि कंपनी आगे से भारत में केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत पर अधिकार दे दिया गया, यानी पूरा भारत अंग्रेज अधीन हो गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया दोस्तों, तथा विधि निर्माण करने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल व उसकी 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। इसमें एक विधि सदस्य शामिल करने का प्रावधान किया गया था दोस्तों। इसके बाद लॉर्ड मैकॉले गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे दोस्तों। जो लॉर्ड मैकॉले हैं दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। लॉर्ड विलियम वेटिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे दोस्तों। इसके बाद में लॉर्ड विलियम वेटिंग है वो
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इसको ये बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इस एक्ट के तहत 1834 में भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने हेतु मैकॉले की अध्यक्षता में विधि आयोग गठित किया गया, जो 4 सदस्यीय आयोग था दोस्तों। इस एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों। जो चार्टर एक्ट था दोस्तों 1853 का, उसमें दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसके बाद आता है आपके 1853 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट की यह चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट था दोस्तों। जो 1853 का चार्टर एक्ट है दोस्तों, वो आखिरी चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्य को प्रशासनिक व विधियों 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रशासनिक कार्य गवर्नर जनरल व 4 सदस्यीय कार्यकारिणी को सौंप दिए गए थे। विधायी कार्य हेतु पहली बार 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिनका नाम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद रखा गया दोस्तों। जो 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, उसका नाम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद रखा गया। इसमें 12 सदस्य निर्धारित किए गए दोस्तों। इस एक्ट में पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किया गया। जो खुली प्रतियोगी परीक्षाएं होती है दोस्तों, इसमें इसका प्रावधान किया गया। विशिष्ट नागरिक सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने के संबंध में 1854 में मैकॉले समिति गठित की गई दोस्तों, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 18 हो गई थी। इसके बाद आता है आपके 1858 का भारत सरकार शासन अधिनियम, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।